हेलो एवरीवन, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्वार्टर वन के रिजल्ट आ गए हैं। तो आज इस बैंक के क्वार्टर वन के रिजल्ट का डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। एंड साथ में इस बैंक का हम लोग यहाँ पे एक रिस्क और वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे ताकि सभी इन्वेस्टर्स को यहाँ पे हेल्प मिल सके एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग करने में। तो इस डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि इस बैंक की मैनेजमेंट की तरफ से FY 27 के लिए अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ करने का गाइडेंस था। फर्स्टली बात कर लेते हैं लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम लोग हमारे लोन बुक को FY 27 के अंदर लगभग 20% की रेट से ग्रोथ करने का प्लान कर रहे हैं। एंड यदि बात करूं रिटर्न ऑन एसेट के पर्सपेक्टिव से, तो रिटर्न ऑन आरओई का गाइडेंस था लगभग 1.2% के आसपास का। एंड साथ में मैनेजमेंट का ये गाइडेंस था कि हमारा जो एमएफआई का बुक रहेगा वो पूरी टोटल लोन बुक का लगभग 10% के आसपास में रहेगा। तो आपने देखा ही होगा लास्ट के लगभग 2-3 साल के अंदर इक्विटास बैंक ने अपनी जो एमएफआई की बुक थी उसको घटा घटा के अपने टोटल लोन बुक का लगभग 10% के आसपास में ले आए थे। एंड सेम सिमिलर काइंड ऑफ गाइडेंस इन लोगों ने FY 27 के लिए रखा था। तो एक बार देखते हैं जो इनकी क्वार्टर वन के अंदर डिलीवरी हुई है वो किस तरह से हुई है, क्या इनका जो गाइडेंस था उसको अचीव किया है, उसको ओवर अचीव किया है, उन सब बातों के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए जो लाइक एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई है कंपनी की तरफ से, उसको एक बार मैं स्क्रीन पे प्रेजेंट कर रहा हूं ताकि हम लोग सारे पैरामीटर को अच्छे से डिस्कस कर सकें। तो आई थिंक स्क्रीन पे आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दिखाई पड़ रही होगी। तो फर्स्टली बात कर लेते हैं लाइक इनका लाइक स्नैपशॉट यू कैन समरी पॉइंट ऑफ व्यू पूरे यू कैन से क्वार्टर वन के रिजल्ट के बारे में। तो लाइक इनका जो टोटल लोन बुक है लगभग 47,000 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गया है। टोटल डिपॉजिट यहाँ पे लगभग 49,000 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गया है। और इनका जो प्रॉफिट है क्वार्टर वन का 184 करोड़ रुपीस के आसपास का है। बट ये तो यू कैन से थोड़ा हेडलाइट वाले हाईलाइट वाले नंबर है, हमें डायरेक्टली कोर ऑपरेशनल पैरामीटर पे जाके बातें करनी है। तो यदि बात करें रिटर्न ऑन एसेट के पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पे लगभग 1.18% के आसपास का आरओई यहाँ पे डिलीवर हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 11.76 का लाइक रिटर्न ऑन इक्विटी इनका यहाँ पे डिलीवर हुआ है। कासा रेशियो लगभग 25% के आसपास में है। राइट, और ग्रोस एनपीए का लगभग 2.36% के आसपास में यहाँ पे रिपोर्ट हुआ है। क्वार्टर वन के नंबर्स की बात है। अब एक बार थोड़ा कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे इनके नंबर्स किस तरह के डिलीवर हुए हैं। बिकॉज हम लोग जब किसी बैंक के एनवेएफसी की बात करते हैं ना, तो हमें कंपैरेटिव एनालिसिस करना पड़ता है कि लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में इस वाले क्वार्टर के अंदर यहाँ पे चीजें इंप्रूवमेंट फेज के अंदर है या फिर नहीं है। तो अपन बाकी एक बार स्लाइड में जाने की कोशिश करते हैं। यील्ड ऑन ग्रॉस एडवांसेस की बात करते हैं तो इनका जो एमएफआई बुक का एडवांसेज है लगभग क्यू ऑन क्यू बेसिस पे यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। 23.21% से बढ़ के 23.94% हो गया है। एंड आपका जो लाइक नॉन एमएफआई में जो यील्ड है वो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत 4 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है। ओवरऑल जो इनका यील्ड है यहाँ पे लगभग 15.51% से बढ़ के 15.74% पे चला गया। अच्छी बात है कि उनके बेसिस पे आपने अपना लाइक एमएफआई के अंदर थोड़ा अपने जैसे हमने क्वार्टर वन का अपडेट देखा था ना, इनका लाइक एमएफआई का बुक टोटल लोन बुक लगभग 13% के आसपास आ गया है क्वार्टर वन के अंदर। इन लोगों ने एमएफआई के अंदर अच्छा खासा डिसबर्समेंट किया था लास्ट के लगभग 3-4 क्वार्टर के अंदर, जिसकी वजह से इनकी एमएफआई की लोन बुक थोड़ा बढ़ गई थी। पहले लगभग 10% के आसपास में थी, आज से 1 साल पहले के आसपास में, उसको थोड़ा-थोड़ा बढ़ाया है। बट गाइडेंस वही है 10% के आसपास में रखने का। ये हमने बात करी लोन पे यील्ड की, अब बात करते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन के मूवमेंट के पर्सपेक्टिव से, तो उनका निम यहाँ पे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे गिरा है। तो अब ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आता है कि यार इनका लोन पे यील्ड तो क्यू ऑन क्यू बेसिस से बढ़ा है, लगभग 20-25 बेसिस पॉइंट के आसपास में, तो उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन का यहाँ पे मूवमेंट यू कैन से डाउन क्यों आया है? लगभग 10 बेसिस पॉइंट के आसपास में। तो इसको एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हो गया लाइक इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन का यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी के अंदर मूवमेंट आया है। तो इसके लिए इन लोगों ने अपना पूरा एक यू कैन से पूरा क्वार्टर वन का स्नैपशॉट दिया है क्वार्टर फोर FY 26 के कंपैरिजन में। तो उनका जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसके अंदर लगभग 6 to 7 बेसिस पॉइंट का लाइक यू कैन से डाउनफॉल है। ठीक है, इनका जो हो सकता है जो दूसरे एसेट्स हैं जिनसे लाइक जिनको लाइक यू कैन से नेट इंटरेस्ट मार्जिन ड्राइव करने के लिए डिनोमिनेटर में रखा गया होगा, तो उनका वैल्यू में भी बढ़ गया होगा। तो इसकी वजह से चलो ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक बार अवॉइड भी कर दें कि इनका नेट इंटरेस्ट इनकम लेट से 6 बेसिस पॉइंट से घट गया है। ठीक है, बाकी के पैरामीटर पे एक बार देख लेते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस जो इनका है यू कैन से ये बढ़ गया है लगभग 8 बेसिस पॉइंट से, मतलब इनका कॉस्ट ऑफ फंड्स डेफिनेटली यहाँ पे बढ़ा होगा। एंड इसके बाद में अदर इनकम में इनका डिक्लाइन हुआ है लगभग आपका यू कैन से 18 बेसिस पॉइंट्स का, तो उसका यहाँ पे इम्पैक्ट आया है। इसी कारण इनका जो नेट इनकम है लगभग 32 बेसिस पॉइंट के आसपास से इनका गिरा है। ओपेक्स यहाँ पे इंप्रूव हुआ है, ऑपरेटिंग कॉस्ट इनकी क्यू ऑन क्यू बेसिस पे इंप्रूव हुई है। एंड इनका जो क्रेडिट कॉस्ट है वो यहाँ पे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे बढ़ा है, लाइक आई थिंक लगभग 18 बेसिस पॉइंट से बढ़ गया है। तो यार जो हमने देखा ना लाइक इनका आपका यील्ड इंक्रीज होने के बावजूद भी जो इनका नेट इंटरेस्ट इनकम है या फिर नेट इनकम है वो यहाँ पे लाइक नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वहाँ पे डाउन क्यों आया है, तो उसके पीछे यही रीजन है। एक तो यहाँ पे आपने देखा होगा इनका जो लाइक इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो यहाँ पे थोड़ा बढ़ गया है लगभग 8 बेसिस पॉइंट के आसपास में। एंड साथ में इनका जो लाइक अदर इनकम है उसके अंदर यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला लगभग 18 बेसिस पॉइंट के आसपास का। मतलब सीधी सी बात है कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ गया है और अदर इनकम यहाँ पे इनका डाउन आया है। दिस इज द मेजर रीजन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। एंड साथ में जो ठीक है ये तो एसेट क्वालिटी वाला पार्ट हो गया, क्रेडिट कॉस्ट इनका यहाँ पे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे बढ़ा है।
जिसकी वजह से इनका आरओए पे भी इम्पैक्ट आया है। लाइक इनका जो रिटर्न ऑन एसेट है वो भी यहाँ पे 1.46% से घट के 1.8% के आसपास आ गया है। इसी चीज को मार्केट ने नेगेटिव लिया है। आपने देखा ही होगा, लाइक क्वार्टर वन के रिजल्ट के बाद में थोड़ा यहाँ पे स्टॉक में थोड़ा प्रेशर दिखाई पड़ रहा था। ठीक है, मतलब यहाँ पे चीजें और थोड़ा लाइक अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से, तब जाके हमें बेटर क्लैरिटी मिलेगी। एक बार जो इनके बेसिक हाइलाइट्स है उनको कवर कर लेते हैं। ऑल्दो जैसे हमने इनको पहले भी कवर किया था, क्वार्टर वन का जब इनका बिजनेस अपडेट आया था उसके अंदर भी कवर किया था। ठीक है, ओवरऑल डिसबर्समेंट इनका लाइक 93% से वाई ऑन वाई ग्रोथ किया है, 8% से क्यू ऑन क्यू ग्रोथ किया है। नॉन एमएफआई इनका डिसबर्समेंट 68% से वाई ऑन वाई ग्रोथ किया है एंड इनका डिक्लाइन हुआ 7% क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। ग्रोस एडवांसेस 27% से वाई ऑन वाई इनके ग्रो किए हैं, 3% क्यू ऑन क्यू बेसिस पे ग्रो किए हैं। नॉन एमएफआई बुक इनकी वाई ऑन वाई 22% से बढ़ी है। ठीक है, एक बेसिक डिस्कशन हमने करने की कोशिश करी है। डायरेक्टली एक बार फोकस करते हैं लायबिलिटी वाले पार्ट में। ओवरऑल डिपॉजिट बुक इनका केवल 10% से ग्रोथ किया है, 5% से क्यूएनक्यू बेसिस पे ग्रोथ किया है। यहाँ पे मेरे को थोड़ा यहाँ पे यू कैन से इश्यू दिखाई पड़ा। यार आपका लोन बुक ग्रोथ कर रहा है 27% के आसपास है वाई ऑन वाई, और आपका डिपॉजिट बुक ग्रोथ कर रहा है 10% के आसपास है, तो आपका जो सीडी रेशियो है ना उस पर बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। तो आई थिंक इन लोगों ने कहीं ना मेंशन भी किया, इनका जो सीडी रेशियो करंटली 93% के आसपास में यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। क्वार्टर वन के अंदर आई थिंक इनका 93% के आसपास में ही था। सॉरी, क्वार्टर फोर एफआई 26 में 93% के आसपास में ही था। राइट, एफसीएनआर डिपॉजिट के पर्सपेक्टिव से भी इनका कुछ कहना है कि वो स्टार्ट कर दिया हमने, लाइक कुछ $4.2 मिलियन के लिए $42 मिलियन के आसपास इनका एफसीएनआर डिपॉजिट हो गया है। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट्स एक बार डिस्कस हमने कवर करने की कोशिश करी है। जीएनपीए के बारे में इन्होंने बताया कि 13 बेसिस पॉइंट से क्यूएनक्यू बेसिस पे इंप्रूव हुआ है एंड ठीक है, एक बार डायरेक्टली इनका जो मेजर हाइलाइट्स है उन पे फोकस करते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ दिस यू कैन से क्वार्टर वन के रिजल्ट के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे देखो साफ-साफ दिखाई पड़ रहा है कि कॉस्ट ऑफ फंड्स इनका बढ़ गया 10 बेसिस पॉइंट के आसपास में क्यूएनक्यू बेसिस पे। निम इनका गिरा है यू कैन से आपका क्यूएनक्यू बेसिस पे, और आपका रिटर्न ऑन एसेट भी गिरा है। क्रेडिट कॉस्ट इनका बढ़ गया है क्यूएनक्यू बेसिस पे, ये मेरे को नेगेटिव लगा यार। इनका लाइक क्रेडिट कॉस्ट क्यों बढ़ा है? मतलब इनका कुछ ना कुछ डेफिनेटली कोई ना कोई फ्रेश स्लिपेजेस यहाँ पे क्रिएट हुआ है क्वार्टर वन के अंदर, कुछ बड़ा अमाउंट क्रिएट हुआ है, इसी वजह से इनका यू कैन से प्रोविजनिंग बढ़ी है, जिसकी वजह से इनका क्रेडिट कॉस्ट बढ़ा है। तो एक बार एसेट क्वालिटी को डिटेल में डिस्कस करेंगे ना, तो इस चीज को यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ऑल्दो इनका ग्रोथ एनपी यहाँ पे यू कैन से क्यूएनक्यू बेसिस पे घटा है। इसके पीछे एक ही रीजन हो सकता है कि अगर आपका फ्रेश स्लिपेजेस भी अच्छा खासा आया हो और आपने यू कैन से अपने कुछ पुराने एनपीएस को राइट ऑफ कर दिया हो, उस केस के अंदर मतलब आपका यदि राइट ऑफ नेट जो राइट ऑफ है दैट इज इफ दैट इज ग्रेटर देन नेट फ्रेश स्लिपेजेस, तो आपका क्यूएनक्यू बेसिस पे यहाँ पे जीएनपी कम हो जाता है। तो ये वाला एंगल एक बार देखना पड़ेगा। प्रोविजन कवरेज रेशियो इनका लाइक इनका 87% के आसपास में है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें वो भी घट गया क्यूएनक्यू बेसिस पे। तो जितने भी पैरामीटर हम लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्यूएनक्यू बेसिस पे यहाँ पे यू कैन से थोड़ा कंसर्न ही दिखाई पड़ रहा है, ऐसा कोई इंप्रूवमेंट ट्रैजेक्टरी यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रही है। बात करें फर्दर कुछ स्लाइड्स के बारे में जहाँ पे और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी इनका लाइक क्यूएनक्यू बेसिस पे बढ़ गया है। अब हमने जैसे बहुत सारी बैंक्स को भी डिस्कस किया है, एनबीएफसीज को भी डिस्कस किया है क्यूएनक्यू बेसिस पे, लाइक जब हम लोग क्वार्टर फोर से क्वार्टर वन के अंदर आते हैं ना, तो सभी के पैरामीटर खराब होते हैं। तो वो वाले पैरामीटर यहाँ पे भी खराब होते दिखाई पड़ रहे हैं। जब हमने उज्जीवन बैंक को डिस्कस किया था ना, उस केस के अंदर क्यूएनक्यू बेसिस पे क्वार्टर फोर के कंपैरिजन में क्वार्टर वन के अंदर चीजें इंप्रूवमेंट फेज के अंदर गई थी। बट बाकी के स्मॉल फाइनेंस बैंक में या फिर जो एनबीएफसीज को हम डिस्कस करें ना, वहां पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर दिखाई नहीं पड़ रही है उतनी। ठीक है, लाइक यहाँ पे कुछ आउटलायर ही दिखाई पड़ा ऑपरेशनल पैरामीटर पे उज्जीवन बैंक क्वार्टर वन के अंदर। बाकी कुछ स्लाइड को देखने की कोशिश करें तो आई थिंक इनका लाइक लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से बात हुई है। एमएफआई बुक इनका 70% से ग्रोथ किया है, स्मॉल बिजनेस लोन लगभग 15% से ग्रोथ किया है, हाउसिंग फाइनेंस इनका 24% से ग्रोथ किया है, और इनका जो व्हीकल फाइनेंस लगभग 15% से ग्रोथ किया है, और आपका जो एमएसए लाइक माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस फाइनेंस है वो यहाँ पे 28% से ग्रोथ किया है। गोल्ड लोन यहाँ पे 179% से ग्रोथ किया है। मेजोरिटी ऑफ द बुक इनका ये वाला पार्ट ही बिलोंग करता है, व्हीकल फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस और स्मॉल बिजनेस लोन्स, राइट। तो ये मेजोरिटी ऑफ द बुक यहाँ पे ही कौन से फॉल करता है। ठीक है, ये जो सिक्योर्ड लेंडिंग वाला पार्ट है इसके अंदर ठीक है, इतना ऐसे कोई बड़ा रोबस्ट ग्रोथ नहीं है। ठीक है, आपका लाइक ऑन एन एवरेज यदि बात करें 15%, 24% और 15%, लाइक मोटा-मोटी 17, 18, 19% के आसपास ग्रोथ दिखाई पड़ रही है सिक्योर्ड लेंडिंग के अंदर। बट आपका मेजोरिटी लाइक यहाँ पे ग्रोथ है आपका अनसिक्योर्ड का, जिससे आपके ओवरऑल बुक यहाँ पे लगभग थोड़ा ज्यादा रेट से ग्रोथ किया है। ऑल्दो आपका हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पे ठीक-ठाक से रेट से ग्रोथ किया 24% के आसपास में। आपकी टोटल लोन बुक लगभग ये 37,000 करोड़ की दिखाई दे रही है। आई थिंक कुछ इन्होंने अपने लोन बुक को लाइक डायरेक्ट असाइनमेंट में कन्वर्ट किया है, बिकॉज इनका जो फर्स्ट सेलेक्ट है वहाँ पे कुछ 47-48,000 करोड़ रुपीज के आसपास का लोन बुक यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। यस, देखो ना क्यूएनक्यू बेसिस पे इनका लाइक आई थिंक हमने क्वार्टर ये सॉरी 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 क्वार्टर वन की बात करनी थी हमें। सॉरी, ये जो एडवांसेड डिस्कशन मैंने किया है लाइक हमने लाइक यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्वार्टर वन एफआई 26 को कहीं रेफरेंस तो नहीं मान लिया है।
हाँ, देखो ना, सॉरी, मैं यहाँ पे क्वार्टर 1 वाले कॉलम में देख गया था। क्वार्टर 4 के कॉलम में सॉरी, क्वार्टर 1 एफआई 26 के कॉलम में देखने लग गया था। हमें देखना है लाइक क्वार्टर 1 एफआई 27 के कॉलम में। यस, बिल्कुल सही है इनका, मैं वो गलत इंटरप्रेट कर लिया था। क्वार्टर 1 एफआई 27 के कॉलम के अंदर यहाँ पे लगभग 47,000 करोड़ रुपीस के लोन बुक है। सही है, सही डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब जो इनका फर्स्ट स्लाइड के अंदर जो लोन बुक था, वही लोन बुक यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ओवरऑल ग्रोथ यहाँ पे 27% के आसपास की है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लाइक मैंने यहाँ पे वो 37,000 करोड़ रुपीस वाला नंबर, ये वाला पढ़ लिया था, ये गलत है। हमें ये वाला नंबर पढ़ना है आपका क्वार्टर 1 एफआई 27 के कॉलम वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। यदि कोई इंपॉर्टेंट डेटा उसके बारे में, तो ये इनका लाइक सेगमेंटल ग्रॉस एनपी की बात हो रही है। लाइक माइक्रो फाइनेंस और लाइक माइक्रो जो लोन है उसके अंदर ग्रॉस एनपीएल अभी लगभग 3.44% के आसपास में है। प्रोविजनिंग अच्छी खासी कर रहे हैं। और जो उनकी सिक्योर्ड बुक है स्मॉल बिजनेस लोन वाली, उसके अंदर यू कैन से ग्रॉस एनपी इनका 3.02% के आसपास में है। और जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस है उसके अंदर ग्रॉस एनपी 3.48% के आसपास में, और बाकी का इनका ग्रॉस एनपी यू कैन से 1 से 1.5% के आसपास में। उसमें ऐसे दिक्कत नहीं है। तीन ही सेगमेंट है जहां पे ग्रॉस एनपी 3% के ऊपर दिखाई पड़ रहा है। तो ये बात करी। अब हम लोग एक सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड की बात कर रहे हैं इस वाले पूरे डिस्कशन का, कि यार यहाँ पे ग्रोस एनपी तो फॉल कर रहा है आपका क्यू ऑन क्यू, बट आपका क्रेडिट कॉस्ट क्यों बढ़ रहा है, एंड साथ ही मार्केट इसको नेगेटिव क्यों ले रहा है। तो उसका पूरा डिस्कशन इस वाले स्लाइड से होने वाला है। तो ये वाले स्लाइड आप बिल्कुल ध्यान से अच्छे से सुनना और अच्छे से देखने की कोशिश करना। देखो यार, इनका जो ग्रोस एनपी था क्वार्टर 4 के अंदर, लाइक आपका 1116 करोड़ रुपए के आसपास का था। ठीक है, क्वार्टर 1 के अंदर इनका ग्रोस एनपी बढ़ा है, लाइक 1134 1135 करोड़ रुपए के आसपास में। इनका जो फ्रेश स्लिपेजेस है ना, वो भी बढ़ा आपका क्वार्टर 1 के अंदर। लाइक इनका क्वार्टर 4 में फ्रेश स्लिपेज था 85 करोड़ रुपीस का, अभी बढ़ के कितना हो गया 165 करोड़ रुपए के आसपास का। तो और फ्रेश स्लिपेजेस आपका एमएफआई बुक के अंदर नहीं बढ़ा है, जो आपकी सिक्योर्ड बुक है ना, नॉन एमएफआई वाली बुक है, उसके अंदर बढ़ा है 38 करोड़ से बढ़ के 126 करोड़ रुपए के आसपास में। एंड साथ में इन लोगों ने कुछ 200 करोड़ रुपीस का राइट ऑफ किया है। राइट ऑफ मतलब उसको बैलेंस शीट से हटा दिया है। बैलेंस शीट से हटाने का मतलब वो आपका ग्रोस एनपी का जो बकेट था ना 1135 करोड़ रुपए का, उससे हट गया है। तब जाके इनका जो क्लोजिंग ग्रोस एनपी आया है लगभग वो 1100 करोड़ रुपए के आसपास में आया है। यदि यहाँ पे इतना बड़ा राइट ऑफ नहीं होता तो इनके ग्रोस एनपी क्यूएनक्यू बेसिस पे बढ़ते हुए दिखाई पड़ते। तो आपने जो नंबर देखा ना, यहाँ पे हाईलाइट नंबर देखा है, यार इनके तो ग्रोस एनपी क्यूएनक्यू बेसिस पे यहाँ पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर है। तो फिर यहाँ पे एसेट क्वालिटी में दिक्कत क्यों आ रही है, क्रेडिट कॉस्ट क्यों बढ़ रहा है? दिक्कत यही है, इनका लाइक 200 करोड़ का सीधा सीधा राइट ऑफ किया गया है। जो राइट ऑफ नहीं होता, मतलब राइट ऑफ बहुत कम होता, लगभग वही लास्ट क्वार्टर का इक्विवेलेंट ही होता, लगभग 40 50 60 करोड़ रुपीज के आसपास का। तो इनका ग्रोस एनपीए क्यू ऑन क्यू बेसिस पे आपको इंक्रीज करता हुआ दिखाई पड़ता। दिस इज द मेजर कंसर्न फॉर ईयर, मतलब वो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। और इनका यदि आप इनका 1 टू 90 डीपीडी का नंबर देखोगे ना, तो इनका जो 90 डीपीडी का नंबर है एमएफआई बुक का इंप्रूवमेंट फेज के अंदर है, क्वार्टर 4 से क्वार्टर 1 एफआई 27 के अंदर। जबकि नॉन एमएफआई बुक है उसके अंदर इनका जो 1 टू 90 प्लस 90 डीपीडी का नंबर है ना, वो बढ़ा है। 7.41% से बढ़ के 8.12% हो गया, लगभग 70 बेसिस पॉइंट के आसपास में बढ़ गया है। तो जो इनका ये जो एसएमई बुक है और आपका जो आपका स्मॉल बिजनेस लोन वाला बुक है ना, उसके अंदर यहाँ पे एसेट क्वालिटी खराब हुई है, साफ-साफ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, राइट? जो हमने डिस्कस किया था ना आपका एसबीएफसी फाइनेंस वाले केस के अंदर भी, वो भी आपका एमएसएमई लेंडिंग करता है। उसकी बुक के अंदर भी क्यूएनक्यू बेसिस में यहाँ पे आपका 30 प्लस डीपीडी का नंबर बढ़ा था, और सेम यहाँ पे आपका बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, बिकॉज़ इनका दोनों का मतलब स्मॉल बिजनेस लोन और लाइक एसएमई फाइनेंस और उनका जो लाइक एमएसएमई फाइनेंस है, सिमिलर काइंड ऑफ ट्रैजेक्टरी के अंदर, सिमिलर काइंड ऑफ कैटेगरी के अंदर यहाँ पे दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है? क्या इनका एमएफआई बुक के अंदर दिक्कत नहीं है, इनकी दिक्कत आई है जो दूसरी नॉन एमएफआई की बुक है ना, उसके अंदर दिक्कत आई है। स्पेसिफिकली मेरे को वही लग रहा है, जो इनका स्मॉल बिजनेस लोन है और लाइक इनका जो एसएमई फाइनेंस का बुक है ना, उसके अंदर दिक्कत दिखाई पड़ रही है। 1 टू 90 डीपीडी का नंबर हमें बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और ये चीज मार्केट ऑब्वियसली हमेशा नेगेटिव लेता है, राइट? तो आपने देखा कि ओवरऑल इनका जो 1 टू 90 1 से लेकर 90 डीपीडी का नंबर है ना यहाँ पे, वो भी लाइक एमएफआई नॉन एमएफआई को मिलाने के बाद में वो भी क्यों के बेसिस पे बढ़ा है। ये क्या इंडिकेट करता है कि देयर इज पॉसिबिलिटी इनका 1 टू 90 डीपी का नंबर 1 टू 90 डीपीडी का नंबर यदि और बढ़ेगा, तो अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर इनके ग्रोथ एनपी में भी और बढ़ सकते हैं। अब क्या ये हमेशा ही राइट ऑफ करते जाएंगे अपने ग्रोथ एनपी को कम दिखाने के पर्सपेक्टिव से? तो ये यहाँ पे डर सता रहा है, जो हमें कॉन कॉल में पता लगेगा, राइट? सो दिस इज द मेजर इश्यू जिसके कारण मार्केट इसको नेगेटिव ले रहा था। ऑल्दो इनका लोग जो एमएफआई का बुक है अभी 13% के आसपास ही कंट्रीब्यूट कर रहा है टोटल लोन बुक का। अभी लाइक इनका जो नॉन एमएफआई है लगभग 87% कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट इसका ऐसा ठीक है, हमें इस वाले एंगल से नहीं देखना है। अब देखो यार, होता क्या, जब आपका लाइक सिक्योर लेंडिंग वाली बुक होती है ना, उसके अंदर यदि आपका डीपीडी नंबर बढ़ जाए, लोन लाइक एसेट क्वालिटी खराब हो जाए, तो ठीक है, वो उस टाइम के लिए तो खराब हुई ना। आगे जाके आपने रिकवरी कर ली, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट उस टाइम के लिए खराब हो गया। उस सिमिलर टाइम पे जब आपका रिजल्ट आता है और आपका यदि 1 टू 90 डीपीडी नंबर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है ना, तो मार्केट उसको नेगेटिव लेता है। तो ये चीज मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश किया हूँ, आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो ये हमने डिस्कस करने की कोशिश करी इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्वार्टर 1 के नंबर्स के बारे में। तो नंबर्स देख यहाँ पे साफ-साफ दिखाई पड़ रहा है कि यार देखो यार, इनका
एक पंगा सबसे बड़ा निकल के आ रहा है। इनकी जो नॉन एमएफआई बुक है ना, उसके अंदर इनका यू कैन से फ्रेश स्लिपेजेस यहाँ पे बढ़ गए हैं और जो इनका 1 to 90 डीपीडी नंबर है वो भी बढ़ गया है और ये मार्केट को थोड़ा चिंता सताए जा रहा है। तो मार्केट ऑब्वियसली जब एसेट क्वालिटी में इतना बड़ा जंप आता है आपका, यू कैन से 1 to 90 डीपीडी के नंबर यदि आपका 70 बेसिस पॉइंट का जंप है तो मार्केट उसको फिर नेगेटिव रिएक्ट करेगा ही। सीधी सी बात यही है। तो मैंने देखा ना एसबीएफसी फाइनेंस वाले केस के अंदर भी तो यही हुआ था। उनका जो एमएसएमई लेंडिंग वाला बुक है, उसके अंदर 1 to 90 डीपीडी मतलब 30 प्लस डीपीडी का नंबर बढ़ गया था ना, तो मार्केट ऑब्वियसली उसको नेगेटिव रिएक्ट किया है। ऑल्दो वो सिक्योर्ड बुक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाइक आपका वो जो डीपीडी बढ़ गया है तो ग्रॉस एनपी हमेशा आपका वो राइट ऑफ नहीं जाएगा। आगे जाके देयर इज पॉसिबिलिटी रिकवरीज भी होंगी। तो डेफिनेटली अपकमिंग क्वार्टर्स के किसी न किसी क्वार्टर के अंदर अदर इनकम का पार्ट बनेंगी, राइट? तो वो वाला एंगल आपको देखना पड़ेगा। बट एट मोमेंट इस करंट जो क्वार्टर का रिजल्ट आया उसके अंदर तो यहाँ पे एक जो पॉजिटिव मोमेंटम चल रहा था बेटर एसेट क्वालिटी का, उसको तो खराब कर दिया ना क्वार्टर वन के रिजल्ट के बाद में। तो वो चीज आपको सोचनी पड़ेगी। एंड आई थिंक इस पूरे रिजल्ट डिस्कशन का दिस इज द सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड जो हमने डिस्कस करने की कोशिश करी। इस चीज को आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए कि यार एसेट क्वालिटी को आपको उतना हल्के में नहीं लेना है। इसका मतलब क्या निकल रहा है? तो एमएसएमई लेंडिंग हो रही है ग्राउंड लेवल पे, स्पेसिफिकली टियर 3 टियर 4 सिटीज के अंदर, वहां पे अभी भी थोड़ी बहुत दिक्कतें चल रही हैं, जो एसबीएफसी फाइनेंस के रिजल्ट में भी दिखाई पड़ा है और साथ में इक्विटास का जो लाइक स्पेसिफिकली जो एक बिजनेस लोन वाला पार्ट है, एसएमई फाइनेंस वाला पार्ट है, उसके अंदर भी दिखाई पड़ा है। तो ये चीज लाइक कहीं ना कहीं हमें दिमाग में हमारे थॉट प्रोसेस में कंसिडर करके चलनी पड़ेगी। यार ठीक है, मतलब एसेट क्वालिटी के ग्रोथ एनपी के पर्सपेक्टिव से आपका मे बी क्यू बेसिस पे आपने इंप्रूव कर दिया है बिकॉज आपने टेक्निकल राइट ऑफ कर दिया है, बट एक्चुअली कोर ऑपरेशनल पैरामीटर के अंदर यहाँ पे दिक्कत दिखाई पड़ रही है। ठीक है, बाकी के जो इनके पैरामीटर थे लोन बुक ग्रोथ करने के पर्सपेक्टिव से उसको लाइक अचीव कर लिया है। इनका आई थिंक 20% का लोन बुक ग्रोथ करने का गाइडेंस था, उसको अचीव कर लिया है, लाइक 27% का डिलीवरी किया है। रिटर्न ऑन एसेट का गाइडेंस 1.2% के आसपास का था, उसको लाइक बढ़ा के लगभग आई थिंक 1.18% का अचीव किया है। एंड साथ में इनका तो गाइडेंस रिट्रेट भी किया इन लोगों ने। लाइक एक स्लाइड था, आई थिंक मैं आपको प्रेजेंट किया कि नहीं किया, कि हमारा जो लाइक लोन बुक का ग्रोथ गाइडेंस FY27 का इंटैक्ट है 20% ज्यादा का। रिटर्न एसेट का गाइडेंस दिया है कि लाइक हम वो लोग क्वार्टर 4 FY27 जब एग्जिट करेंगे तो हमारा आरओए का नंबर लगभग 1.5% के आसपास में रहेगा। बट 1.5% का आरओए अचीव करने के लिए इनको अपना क्रेडिट कॉस्ट को इंप्रूव करना पड़ेगा फर्दर क्वार्टर्स के अंदर। ऑल लोगों ने मेंशन भी किया है कि हमारा जो क्रेडिट कॉस्ट इस क्वार्टर 1 के अंदर आया है, इसको हम लोग यू कैन से एक नॉर्मलाइज हो गया, इसके बाद हमारा इंप्रूवमेंट फेज के अंदर ही जाएगा। बट वो हमें फिर अगले क्वार्टर के अंदर ट्रैक करना पड़ेगा इसकी एसेट क्वालिटी को, स्पेसिफिकली यहाँ पे फ्रेश स्लिपेजेस को एंड साथ में इनका कोई राइट ऑफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस वाले पार्ट को देखना पड़ेगा। साथ में जो 1 to 90 डीपीडी नंबर है उसको भी ट्रैक करना पड़ेगा। तो ये काइंड ऑफ लाइक हमने यू कैन से इक्विटा स्मॉल फाइनेंस के नंबर्स को हमने डिस्कस किया। अब एक बार इस बैंक का थोड़ा रिस्क और वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यार, रिस्क के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको बता ही दिया है कि एसेट क्वालिटी का पंगा यहाँ पे खड़ा हुआ है क्वार्टर 1 के रिजल्ट के अंदर। ये ट्रैकिंग करनी पड़ेगी अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर। ये सोल्व होना चाहिए अगले क्वार्टर के अंदर, अदरवाइज फिर यदि ये बढ़ता चला जाएगा तो आपके रिटर्न ऑन एसेट के नंबर को ये खा जाएगा। तो 1.2% है उसको और डाउन ले आएगा। यदि आपको 1.5% का रिटर्न ऑन एसेट अचीव करना है, जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी दिया है लाइक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर 1.5% का क्वार्टर 4 FY27 के लिए, उसको अचीव करने के लिए अगले क्वार्टर से इनको इंप्रूवमेंट फेज दिखाना पड़ेगा और मे बी आरओए का नंबर में भी 1.25% देन 1.3% देन 1.5% के आसपास इस तरह से ट्रैजेक्टरी का इंप्रूवमेंट फेज के अंदर जाते हुए आपको कवर अप करना पड़ेगा। बट अगेन वो एक ट्रैकिंग का पार्ट बन जाता है। अब ठीक है, मैनेजमेंट ने बोल दिया तो हम डायरेक्टली भरोसा करेंगे नहीं करें वो आप पे निर्भर करता है। बट अगेन ट्रैकिंग करना, उसको कंटिन्यूअसली ट्रैक करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। आंख मूंद के भरोसा कभी किसी मैनेजमेंट हम लोग नहीं कर सकते हैं, राइट? तो ये रिस्क फैक्टर हमने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करी है कि यार देखो, एसेट क्वालिटी जब आपकी खराब होती है ना, तो आपको फिर वैल्यूएशन का रीरेटिंग भी नहीं मिलता है एंड साथ में आपका रिटर्न ऑन एसेट भी खराब होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी खराब होता है। तो फिर आपका यू कैन से बुक वैल्यू की ग्रोथ रेट भी उतने अच्छे से नहीं हो पाती है, राइट? आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब एक बार इस बैंक को थोड़ा वैल्यूएशन एनालिसिस करने की भी कोशिश करते हैं। तो देखो यार, इस करंटली बैंक का प्राइस टू बुक रेशियो कितना चल रहा है? लगभग 1.4 के आसपास का पीबी रेशियो पे कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशन एनालिसिस करने के पर्सपेक्टिव हम लोग दो फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कैप का टोटल मल्टीप्लाई फैक्टर क्या बन सकता है नेक्स्ट बुल मार्केट वाले केस के अंदर। तो फर्स्ट फैक्टर आता है बुक वैल्यू की ग्रोथ रेट, सेकंड आपका आता है पीबी रेशियो का एक्सपेंशन। तो बुक वैल्यू ग्रोथ रेट क्या हो सकती है? अभी इन लोगों ने 12% का रिटर्न ऑन इक्विटी डिलीवर किया है। यदि ये लोग अपना आरओए इंप्रूव करते हैं जैसा इन लोगों ने बोला है, मतलब मैं यहाँ पे अगेन फैक्टर बोल रहा हूँ, यदि एसेट क्वालिटी खराब रही तो हम जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं ना वैल्यूएशन एनालिसिस वाली, पूरी की पूरी खराब हो जाएगी, कोई मीनिंग नहीं रहेगा उस कैलकुलेशन का, पूरी की पूरी धरी की धरी रह जाएगी, राइट? तो ये चीज ध्यान रख लेना। मैं ये आप कैलकुलेशन इस बेसिस पे कर रहा हूँ कि जो मैनेजमेंट ने फिर से अपना क्वार्टर 1 की जो अभी रिजल्ट के अंदर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर अपना जो गाइडेंस को रिट्रेट किया है 1.5% का क्वार्टर 4 FY27 एग्जिट करते टाइम में आरओए अचीव करने का, उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे मैं वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ठीक है, उसके बेसिस पे इनका रिटर्न ऑन इक्विटी बन सकता है लगभग अराउंड 13-14% के आसपास का FY27 का। डिविडेंड ये लोग कुछ कुछ देते हैं तो डिविडेंड को घटाता हूँ तो मे बी अराउंड 11-12% के आसपास का इनका बुक वैल्यू ग्रोथ रेट हो सकता है FY27 का। अब बात करते हैं FY28 के पर्सपेक्टिव से, तो ये चीजें इंप्रूवमेंट फेज के अंदर रहती है, एसेट क्वालिटी स्टेबल रहती है, कोई पंगा नहीं होता है।
तो ठीक है, मे बी इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 15-16% के आसपास डिलीवर हो सकता है। डिविडेंड को घटा दूं तो मे बी अराउंड मोटा-मोटा लगभग 13-14% का इनका बुक वैल्यू ग्रोथ रेट यहाँ पे डिलीवर हो सकता है। तो बुक वैल्यू ग्रोथ रेट की बात करूं दोनों ईयर्स के पर्सपेक्टिव से, नेक्स्ट 2 ईयर्स के पर्सपेक्टिव से, तो लगभग ग्रोथ रेट निकल के आती है लगभग 25 से 27-28% के आसपास में 2 साल के आसपास में। अब बात करते हैं थोड़ा पीबी रेशियो का एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से। उसकी कंडीशन सबसे पहले यही है कि एसेट क्वालिटी स्टेबल रहे, उसका पंगा ना आए और साथ ही बुल मार्केट आता है नेक्स्ट 2 साल के अंदर कभी ना कभी, उस केस के अंदर यहाँ पे पीबी रेशियो का एक्सपेंशन यहाँ पे दिखाई पड़ सकता है। तो अब देखो यार, नॉर्मली मैं इनका जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देख रहा था इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का, तो इनको लगभग 2 सवा 2 ढाई के आसपास का पीबी रेशियो मिला हुआ है। बट अगेन गिवन द कंडीशन एसेट क्वालिटी स्टेबल रहना चाहिए, उसी केस में आपका पीबी एक्सपेंशन मिल सकता है। तो लेट्स से अभी 1.4 के आसपास का प्राइस टू बुक रेशियो है, मे बी एक्सपांड होके 2 से सवा 2 के आसपास तक पहुंच सकता है। तो पीबी रेशियो के अंदर एक्सपेंशन बनने की पॉसिबल नहीं बनती है लगभग 60% के आसपास में। बट गिवन द कंडीशन एसेट क्वालिटी स्टेबल होनी चाहिए, यदि स्टेबल नहीं है तो कोई मीनिंग नहीं है इस कैलकुलेशन का, पूरी कैलकुलेशन फेल हो जाएगी यहाँ पे, राइट? तो आंख मूंद के भरोसा नहीं करना है इस कैलकुलेशन पे। अपकमिंग क्वार्टर के रिजल्ट को ट्रैकिंग करना है, एसेट क्वालिटी को देखना है, 1 टू 90 डीपीडी का नंबर जो आएगा उसको देखना है, फ्रेश स्लिपेजेस कितने ऐड हो रहे हैं उसको देखना है, ये कितना राइट ऑफ कर रहे हैं, क्या ग्रोस एनपी को क्यूएनक्यू बेसिस पे इंप्रूवमेंट दिखाने के पर्सपेक्टिव से राइट ऑफ किया जा रहा है, तो वो भी ट्रैकिंग करना है। समझ गए होंगे अब तक जो मैं समझाना आपको चाह रहा हूँ, राइट? तो फिर भी मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करने की बात कर रहा हूँ। तो आपका बुक वैल्यू का ग्रोथ रेट आता है लगभग 27-28% के आसपास में, मतलब फैक्टर बनेगा 1.25 का, और पीबी रेशियो का एक्सपेंशन आता है लगभग यू कैन से लगभग 60% के आसपास में। बुल मार्केट केस की मैंने यहाँ पे बात किया, तो उसका फैक्टर आ रहा है 1.60 का। यदि दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करता हूँ 1.25 मल्टीपल इंटू 1.6 का, तो एक नया फैक्टर निकल के आता है लगभग 1.9 से 2 के आसपास का। मतलब एक मार्केट कैप मल्टीप्लीकेशन हमने फैक्टर यहाँ पे ड्राइव करने की कोशिश करी है नेक्स्ट बुल मार्केट के पर्सपेक्टिव से, राइट? तो फैक्टर यहाँ पे लगभग 2 के आसपास का निकल के आ रहा है। तो आप देख लो यार, मतलब ये सारी चीजें सिचुएशनल है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आज मैंने ऐसा बोल दिया तो ऐसा ही डिलीवर होगा। गिवन द कंडीशन एसेट क्वालिटी स्टेबल, तभी चीजें हो सकती है, अदरवाइज चीजें नहीं होंगी, सारी कैलकुलेशन फेल कर जाएगी। तो आंख मूंद के भरोसा नहीं करना मेरी बातों पे, मैं आपको यहाँ पे केवल सिखाने के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे चीजों को कंटिन्यूस ट्रैकिंग फेज के अंदर रखना है। तो राइट, ये मैंने एक ओवरऑल एक इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे बताने की कोशिश करी है। ये मेरी तरफ से स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, और आपके जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको अपनी इस बैंक को अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना है, पार्ट नहीं बनाना है। बिकॉज मैं बारी-बारी से आप लोगों को कहता रहता हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव एनी स्टॉक रिकमेंडेशन। मेरा हमेशा केवल इतना ही टारगेट होता है कि मैं आप लोगों को इतना सिखा दूं, इतना समझा दूं कि आप लोग भी सीख के एज ए इंडिपेंडेंट एक्टिव ग्रोथ इन्वेस्टर बन के खुद के पोर्टफोलियो का डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद से लेना स्टार्ट कर दो। तो ठीक है, यदि आपके कोई क्वेरी क्वेश्चंस डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई मैं आपके सारी क्वेरी क्वेश्चंस को वहां पे आंसर करने की कोशिश करूं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।